साथियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद शमीम और आप साथियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल MS सीटेड करेक्ट पर। साथियों, आज मैं NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इस टॉपिक के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने जा रहे हैं, मैं उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि इस टॉपिक से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टॉपिक से सीटेट, यूपी टेट और अन्य अदर स्टेट टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका इस टॉपिक से हिंदी पैरागोजी में तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा CDP, मैथ्स, EVS इन सारे सब्जेक्ट्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो देरी न करते हुए सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षकों को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है अभिरुचि के अनुरूप, दूसरा में कह रहा है आर्थिक स्तर के अनुरूप, तीसरा में कह रहा है सामाजिक स्तर के अनुरूप और चौथा में कहा जा रहा है शारीरिक स्तर के अनुरूप। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका एक अभिरुचि के अनुरूप होना चाहिए। जब तक बच्चे के अंदर मोटिवेशन, इंटरेस्ट नहीं होगा तो इसलिए हम उसे नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए यहाँ हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या ज़रूरी है। पहला नंबर में कहा जा रहा है औपचारिक खेल, दूसरा में कहा जा रहा है अनौपचारिक खेल, तो और तीसरा में कहा जा रहा है योग और चौथा में कहा जा रहा है उपरोक्त में से सभी। बच्चों को शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो क्या भूमिका होनी चाहिए, हम ऑप्शंस में देखने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है एक उत्प्रेरक के रूप में, दूसरा में कहा जा रहा है एक आदेशक के रूप में, तीसरा में कहा जा रहा है एक नेता के रूप में और चौथा में कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ मेरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि उत्प्रेरक के रूप में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। NCF 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में देनी चाहिए। ए में कहा जा रहा है उनकी मातृभाषा में और बी में कहा जा रहा है हिंदी में, सी में कहा जा रहा है अंग्रेज़ी में और डी में कहा रहा उपरोक्त तो सभी में। थ्योरी क्लास में डिस्कस कर रखा है कि हम बच्चों को जब भी शिक्षा दें तो उनकी मातृभाषा में ही देनी चाहिए, जो सबसे बेटर होगा। इसलिए मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मातृभाषा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या सत्य नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए हम नहीं को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस को देखने जा रहे हैं। ये ऑप्शन में कहा जा रहा है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये बिल्कुल सही है। बी में कहा जा रहा है सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सी में कहा जा रहा है बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीख सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए हम इसे कट कर देंगे। और डी ऑप्शन में कहा जा रहा है बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह सीख सकते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि हाँ इसमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है, तो इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से डैश लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है सामूहिक निर्णय, बी में कहा जा रहा है स्वनिर्णय, सी में कहा जा रहा है एकल निर्णय और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कहा जा रहा है सामूहिक निर्णय। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे के आकलन का सही तरीका क्या है। जो बच्चे का हम असेसमेंट करते हैं उसमें सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो ए ऑप्शन में कहा जा रहा है वार्षिक परीक्षाएं, बी में कहा जा रहा है दैनिक गतिविधियां, सी में कहा जा रहा है अर्धवार्षिक परीक्षाएं और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम जो बच्चों को डेली उनकी गतिविधियां जो हम गतिविधियों के अनुसार उसे हम चेक करते हैं, उनकी आकलन करते हैं, असेसमेंट जो करते हैं वो डेली बेसिस पे होनी चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है भीड़ भाड़ वाले कक्षाओं में डैश अध्यापन की बात करनी निरर्थक है। यानी भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में कौन सी बात करनी ठीक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है पिछड़ेपन की और बी में कहा जा रहा है सामान्य की और सी में कहा रहा है कक्षा केंद्रित और डी में कहा जा रहा है सृजनशील की। तो हम भीड़ भाड़ी कक्षाओं में सृजनशील की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत तरह की बालक हो सकते हैं, कोई मंदबुद्धि के हो सकते हैं तो कोई इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यदि बच्चे असफल होते हैं तो दर्शाते हैं। अगर बच्चे असफल हो रहे हैं तो क्या दर्शाता है, इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है। तो हम ऑप्शन को देखने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में कहा रहा है अपनी असफलता को और बी में कहा जा रहा है स्कूल की असफलता को, सी में कहा जा रहा है समाज की असफलता को और डी में कहा रहा है परिवार की असफलता को। अगर बच्चे स्कूल में फेल रहे हैं तो वो बिल्कुल ही स्कूल की असफलता है, स्कूल की फेलियर है और इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ। ऑप्शन ए में कहा रहा सभ्यता और प्रगति, बी में कहा रहा है गीतांजलि, सी में कहा जा रहा है गोदान और डी में विज्ञान एवं तकनीक। हमने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें कहा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध सभ्यता और प्रगति से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण हुआ है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन ए में कहा रखा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। तो इसका अंतर्गत क्या क्या आता है तो हम देखने जा रहे हैं ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है पढ़ाई रचना प्रणाली से मुक्त हो, ये बिल्कुल सही बात है, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है ज्ञान को स्कूल की बाहर से जोड़ना, ये भी सही बात है। और सी में कहा जा रहा है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना और डी में कहा रहा है उपरोक्त सभी। तो मेरा यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि इन सारी बातों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 12 देखने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है। ए में कहा जा रहा है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, बी में कहा जा रहा है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है और सी में कहा जा रहा है सीखना व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। एनसीएफ के अनुसार सीखना जो है वो ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ज्ञान बिल्ड करने की एक प्रक्रिया, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। इस क्वेश्चन में हमसे सत्य कथन पूछ रहा है जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में दर्शाया गया है। तो पहला ऑप्शन है पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, बी में कहा जा रहा है अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आना, सी में कहा जा रहा है स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए
और डी में कहा जा रहा है ऐसी अधिगम पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में ये इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। टेक केयर। अपना ख्याल रखिए।